हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी इंटर का जो एग्ज़ाम हुआ था 10+2 का 10 दिसंबर 2018 का पेपर, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में टोटल 150 प्रश्नों के हल किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 918। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है, जिसका अर्थ है कि बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। और 2001 की जनगणना में यह कितना था? तो ये था 919, यानी कि इसमें एक अंक की कमी आई है। और 2011 में कितना था? तो ये था 918। बिहार का शिशु लिंगानुपात क्या है? अगर आपसे पूछे बिहार का शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे, तो ये है 935। फिर पूछेगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जिला कौन सा है? तो ये होगा गोपालगंज। यहाँ का लिंगानुपात क्या है? तो ये है 1021। उसी तरीके से न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा? तो ये होगा मुंगेर। यहाँ पे लिंगानुपात 876 है। और पूछे यदि भारत का कुल लिंगानुपात क्या है? तो भारत का कुल लिंगानुपात है 943। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो हिंदी साहित्य के कवि सुमित्रा नंदन पंत को वर्ष 1968 में उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति चिदम्बरा के लिए हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। किस रचना के लिए? तो चिदम्बरा के लिए। ठीक है। उसके बाद बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ विजेता कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर को वर्ष 1972 में उनकी कृति उर्वशी के लिए मिला था। यहाँ पे देखिए, ये उर्वशी की रचना के लिए इनको मिला था। फिर प्रथम महिला ज्ञानपीठ विजेता कौन थी? तो ये थी महादेवी वर्मा को अपने कृति यामा के लिए मिला था 1982 में। और भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को मिला था। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वर्ष में 26 अगस्त को बुधवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? तो अगस्त का महीना कुल 31 दिनों का होता है। ठीक है, यदि 26 अगस्त को क्या है? बुधवार है, तो हम पीछे जाकर सोमवार का दिन ज्ञात कर लेंगे। तो 25 अगस्त को हो जाएगा मंगलवार और 24 अगस्त को हो जाएगा सोमवार, यानी कि 24 अगस्त को हमें मिल गया सोमवार। यदि 24 तारीख को सोमवार है तो उस महीने के अन्य सोमवार जो होंगे वो 7 दिन उसमें से घटा के और 7 दिन जोड़ के हम प्राप्त कर लेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 24 में 7 घटाएंगे तो 17 अगस्त को होगा एक सोमवार। फिर 17 में 7 घटाएंगे तो 10 अगस्त को होगा सोमवार। फिर 10 में 7 घटाएंगे तो 3 अगस्त को होगा सोमवार। और एक 24 में यदि हम 7 जोड़ देंगे तो 31 अगस्त को होगा सोमवार। तो इस प्रकार अगस्त महीने में कुल कितने सोमवार है? तो 5 सोमवार होंगे। कौन कौन से? तो 3, 10, 17, 24 और 31। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। तो प्रोड्यूसर गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का मिश्रण है, यानी CO और N2। तो प्रोड्यूसर गैस मुख्य रूप से इन्हीं दोनों का मिश्रण होता है। इसमें लगभग 60% नाइट्रोजन और 30% कार्बन डाइऑक्साइड और शेष भाग में हाइड्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं। यह लाल गर्म कोयले पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो गया? 30% और नाइट्रोजन 60%। इसी से संबंधित कुछ और फैक्ट हैं, याद रख लेना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एग्जाम में पूछ देता है वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का होता है मिश्रण। उसी तरीके से कोल गैस किसका मिश्रण होता है? तो ये हाइड्रोजन और मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। हाइड्रोजन H2 प्लस CH4 प्लस
कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं कोल गैस। वाटर गैस भी कई बार पूछा है, CO+H2 वाटर के लिए, और जब प्रोड्यूसर पूछेगा तो CO+N2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x y से 20% कम है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे x से तुलना कर रहा है, यहाँ पे y से तुलना कर रहा है। तो 20% कम है का मतलब 1/5 कम है, यानी कि यदि y बराबर 5 है तो x बराबर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि ये 1 कम है। अब कह रहा है कि y x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो y जो है x से कितना अधिक है, 1 अधिक है, और तुलना किससे कर रहा है, x से, तो बटे में x का मान रखेंगे गुने 100, तो ये हो जाएगा 25%। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 180 डिग्री देशांतर। तो पृथ्वी पर 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। यह रेखा प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। इस रेखा को पार करने पर कैलेंडर की तारीख बदल जाती है। पूरब से पश्चिम जाने पर एक दिन बढ़ता है, ये इसमें ध्यान रखना है। इससे संबंधित एक और फैक्ट पूछता है कि यह रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। विभिन्न देशों के समय और तिथियों में भ्रम से बचने के लिए इसे 8 जगहों पर मोड़ा गया है। कितने जगहों पर, 8 जगहों पर। और प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके साथ एक फैक्ट पूछ देता है बेरिंग जल डमरू मध्य के बारे में। तो बेरिंग जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है बेरिंग जल संधि के समानांतर गुजरती है, ये भी बार बार पूछा गया है। तो ये है बेरिंग जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल ज्ञात कीजिए। तो व्हेल, डॉल्फिन और शार्क ये तीनों जलीय जीव हैं, जबकि कोयल एक पक्षी है जो हवा या आकाश और थल से संबंधित है। तो कोयला बाकी तीनों से क्या हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कारों की चाल का अनुपात 3:4:5 है। एक समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि v का अनुपात 3:4:5 है तो जो समय है इसका अनुपात पलट जाता है, यानी 1/3, 1/4 और 1/5 हो जाता है। अगर मान लीजिए अनुपात देता सिर्फ 3 और 4, तो समय का अनुपात सीधा हम 4/4:3 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्याएं हैं इसलिए मैंने बटे में करके लिखा है। अब क्या करेंगे, 3, 4, 5 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 15, 15 चौके 60। तो t बराबर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 होगा, ये 15 चौके 60 और ये 12 5 60, तो 20 12 15। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही जोड़े को चुनें। तो इसका आंसर होगा, देखिए पहले यहाँ पे लिखा है, ये जो एनालॉजी का प्रश्न है, जिस प्रकार गाय के बच्चे को बछवा या बछड़ा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। तो गाय संबंधित है बछड़े से, तो भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं, मेमना। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। बाकी के जो बकरा है, यहाँ पे बकरे के बच्चे को मेमना कहते हैं, ज्वार नहीं, तो ये वाला नहीं होगा। बत्तख के बच्चे को डकलिंग कहते हैं, चूजा मुर्गी के बच्चे को कहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और घुरघुराहट सूअर की आवाज़ है, न कि उसके बच्चा, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 संख्याओं का औसत दिया है हमें 20। यदि एक संख्या 18 है तथा इसमें 36 तथा इसे 36 में बदल दिया जाता है तो नई औसत क्या होगी। देखिए इसका एक शॉर्ट तरीका ये है कि संख्या इसमें कितना अंतर आया है, तो 36 - 18 आया है, तो 18 का अंतर आया है। कितनी संख्याओं में बांटना है, 9 संख्याओं में, तो 9 बांट दीजिए, तो कितना बटेगा, हर एक संख्या को 2 मिलेगा। हर एक संख्या को पहले ही 20 हमने दिया हुआ है, तो 20 + 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यही इसका औसत हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप 9 संख्या का कुल योग निकाल लीजिए। कुल योग कितना होगा, 9 × 20 = 180 हो जाएगा। पुरानी संख्या 18 को हटा करके नई संख्या 36 जोड़ने पर क्या होगा, तो 180 - 18 हटा दिया और 36 हमने जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 198। तो नया औसत क्या होगा, नया औसत होगा 198/9, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 40% के बराबर है तो कितने वर्षों में ब्याज अपने मूलधन के बराबर होगा। तो देखिए 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज दिया है, कितना दिया है, 40% के बराबर, मूलधन का 40। तो अगर मूलधन को हम मान लें, प्रिंसिपल अमाउंट अगर हम मान लें 100, तो हमारा इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट, ये कितना होगा, 40 हो जाएगा।
मूलधन का 40%। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे में 100। तो यहाँ से हम लिख देंगे 40, 100 गुने टी 5 वर्ष दिया है, आर हमें निकालना है बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, 5 बटे 40, तो आर बराबर हमें निकल गया 8%। अब बोल रहा है कितने वर्षों में ब्याज अपने मूलधन के बराबर होगा, यानी कि मूलधन कितना था 100 है, अब ब्याज हमें कितना होना चाहिए, ये भी 100 हो जाना चाहिए। तो फॉर्मूला लगाइए, ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुने समय निकालना है, दर हमें 8% हमने निकाला बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, तो टी बराबर हो गया 100 बटे में 8, तो 4 दूनी 8, 25 चौके 100, तो 12 वर्ष और 6 माह हो जाएगा हमारा आंसर। 12 दूनी इसको लिखेंगे 12.1/2 वर्ष, और 1/2 वर्ष को 6 माह लिख सकते हैं। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है, तो ये होता है पोटेशियम की कमी से। रक्त में पोटेशियम यानी K+ आयन का स्तर सामान्य से कम हो जाने की स्थिति को हाइपोकैलमिया कहा जाता है। यहाँ पे जो K है, K से होता है पोटेशियम, तो ये ध्यान रखना है, कैलमिया पोटेशियम से संबंधित है। पोटेशियम हमारे शरीर में मांसपेशियों के संकुचन और हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए बेहद जरूरी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में दिया है एक सोडियम, तो हाइपोनेट्रीमिया रक्त में सोडियम की कमी को कहते हैं। तो सोडियम की जब कमी होती है तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रेमिया, ये याद रख सकते हैं अगले एग्जाम के लिए। उसके बाद है कोबालामिन, तो विटामिन B12 को कहते हैं जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, और इसी कमी से घातक रक्ताल्पता रोग होता है, पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं इसको, घातक रक्ताल्पता, ठीक है। उसके बाद है थायमिन, तो विटामिन B1 को बोलते हैं, ये B12 है और ये B1 है, इसकी कमी से क्या होता है, तो बेरी रोग होता है, बेरी। नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल जोड़ा संख्या ज्ञात करें। तो इसमें जो लॉजिक दिया है वो ये है कि इस पहली संख्या में 2.5 से यानी 5/2 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 25। उसी तरीके से इसमें देखिए 14 में हम क्या करेंगे, 5/2 से गुणा करेंगे, तो 2 7 14, तो ये हो गया 7 5 35। फिर उसी तरीके से 12 में हम 5/2 से गुणा करेंगे, तो 2 6 12, तो ये हो जाएगा 6 5 30, तो 30 35 और यहाँ पे 25। इसका देखिए तो 16 में 5/2 से गुणा करेंगे, तो 2 8 16, 8 5 40 आना चाहिए, बट यहाँ पे दिया हमें 42, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेमेल जोड़ा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गाँव की जनसंख्या में 10% वार्षिक कमी होती है। 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 12,500 थी, तो वर्तमान में जनसंख्या क्या है, तो देखिए वर्तमान में जो जनसंख्या है उसका जो फॉर्मूला होगा कितना होगा, 12,500, और 10% की कमी हुई है 1 - 10 बटे में 100 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, वर्तमान यानी प्रेजेंट में, या ए इसको लिख दीजिए। तो 12,500 गुने 0 से 0 कैंसिल, 9/10 गुने 9/10 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 125 गुने 81, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 10125, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो भारतीय अनुच्छेद जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है वो है ये 315, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के भाग 14 यानी 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 में संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC के गठन का प्रावधान किया गया है। 312 किससे संबंधित है, तो इसमें अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण से संबंधित है। ये अखिल भारतीय सेवा मतलब IAS, IPS और IFOS, IAS, IPS और IFOS, ठीक है। उसके बाद 316 जो यहाँ पे दिया है, तो ये आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है, और 320 जो दिया है ये लोक सेवा आयोग के कार्यों का यानी उनके फंक्शंस का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान की तेल राजधानी कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अबादान। तो ईरान के खुजेस्तान प्रांत में स्थित अबादान शहर को ईरान की तेल की राजधानी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक स्थित है, अबादान रिफाइनरी, जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी।
तेहरान यह ईरान की राजनीतिक राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंसिलियम उदाहरण है किस चीज़ का? तो पेंसिलियम एक प्रकार का कवक है। इसी कवक का उपयोग करके दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवाई बनाई गई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। इसकी खोज 1928 में किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था और इसका नाम पेंसिलिन रखा था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें कुल 29 विषय हैं। तो दिए गए विकल्प में से आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन, ये इसका सीधा उल्लेख 11वीं अनुसूची में पंचायतों के स्वतंत्र कार्य के रूप में नहीं है, बल्कि यह जिला योजना समिति और समवर्ती सूची का हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा पुस्तकालय और परिवार कल्याण और सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी के बारे में 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन के खोजकर्ता कौन है? तो दूरबीन के खोजकर्ता हैं हैंज लिपरसेय। तो आधिकारिक तौर पर दूरबीन का पहला पेटेंट वर्ष 1608 में नीदरलैंड के एक चश्मा निर्माता हैंज लिपरसेय ने दाखिल किया था, इसलिए इन्हें ही मूल खोजकर्ता माना जाता है। क्वेश्चन है कि हमें इसे हल करना है। तो 6742 इंटू 9999 को क्या लिख सकते हैं? 10,000 - 1 लिख सकते हैं। अब इसको ओपन करके खोल दीजिए तो 1 2 3 4 - 6742 कर देंगे। देखिए 0 में से 2 घटाएंगे तो 8, फिर इस 9 में से 4 गया तो 5, फिर इस 9 में से 7 जाएगा तो 2, फिर इस 9 में से 6 गया तो 3, ये हो जाएगा 1 4 7 6। तो 67 41 32 58, 67 41 32 58, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो गन्ना प्रजनन संस्थान तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में हुई थी और यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन काम करता है, यानी आयकर के अधीन काम करता है। और यदि प्रश्न पूछे कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह लखनऊ के उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से कन्फ्यूजन दूर रखना है कि गन्ना प्रजनन संस्थान है कोयम्बटूर में और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और कानपुर में क्या है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय चीनी संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डायनेमो। अस्थायी चुंबक वह होता है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ही चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, अर्थात विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक बोलते हैं। तो दिक् सूचक जो है ये अस्थायी चुंबक का उपयोग करता है। गैल्वेनोमीटर प्रायः अस्थायी चुंबक का उपयोग करता है। उसके बाद है लाउड स्पीकर, तो सामान्यतः एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक तथा चल कुंडली यानी वॉइस कॉइल का उपयोग करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश महेश से दुगना तेज काम करता है। तो रमेश महेश एफिशिएंसी क्या दिया है? दुगना तेज काम करता है महेश से, यानी ये 1 यूनिट करता है तो ये 2 यूनिट करता है 1 घंटे में या 1 दिन में। यदि महेश इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो रमेश और महेश दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं? तो रमेश प्लस महेश का हमें बताना है। ये मान लीजिए 3, तो 12 और 1 का गुणा करेंगे तो अब 12 हो जाएगा। ये 12 यूनिट मान लीजिए टोटल काम हो गया। 12 में अब क्या कीजिए, 2 से भाग देंगे तो ये 6 हो जाएगा, यानी कि रमेश अकेले 6 दिन में काम पूरा करेगा। हमें बताना है दोनों कितने दिन में करते हैं, तो 12 में 3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए श्रृंखला में अगली अक्षर ज्ञात करना है हमें। जेड है 26, डब्लू 23, टी 20, क्यू 17, एन 14। तो इसमें -3, इसमें भी -3, -3, तो 14 में से -3 जाएगा तो 11 बचेगा। 11 बराबर होता है के, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। उनका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन में भगत सिंह नहीं दिया हुआ है।
बम फेंकने के बाद उन्होंने भागने के बजाय इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गिरफ्तारी दी थी। और यहाँ पे जो सूर्यसेन दिया हुआ है ये 1930 के प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार छापे के मुख्य नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संख्या का चयन करें। तो देखिए 9/6 का अनुपात क्या होगा, 3:2 होगा। तो मान लेते हैं इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x है, तो x/4 क्या होना चाहिए, 3:2 के बराबर होना चाहिए। 2 दूनी के 4 यानी x बराबर 6 हो सकता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि GM बराबर 120, PM बराबर 87 तो CM बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे G बराबर क्या होगा 7 और M होगा 13, 13 7 20 और 20 में जब हम 20 को 120 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा और 6 हमें भागफल मिल जाएगा। उसी तरीके से P होगा 16, M होगा 13 तो 16 13 होगा 29 और 29 से जब हम 87 में भाग देंगे तो हमें पूरा पूरा कट जाएगा। तो C 3 + M 13, 13 3 16। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो 16 से पूरा पूरा कटेगा, तो वो एकमात्र ऑप्शन है हमारा ए 160। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीप्ति महेश की पुत्री है। तो दीप्ति जो है महेश की पुत्री है। दूसरा है महेश पवन के पिता हैं। तो पवन का पिता है, इसका मतलब क्या है कि दीप्ति का भाई होगा पवन, क्योंकि पिता महेश एक ही है दोनों का। और विपिन पवन का भाई है, तो विपिन यहाँ पे लिख देते हैं, विपिन पवन का भाई है। तो विपिन दीप्ति से कैसे संबंधित है, तो जाहिर सी बात है विपिन दीप्ति का भी भाई होगा। तो ऑप्शन हो गया हमारा 28 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि संतोष रंजन से कम तेज दौड़ता है, संतोष जो है रंजन से कम तेज दौड़ता है तो एस लेस देन रंजन। उसके बाद रंजन जो पवन से तेज दौड़ता है तो रंजन इज ग्रेटर देन पवन। फिर राजू मोहन से तेज दौड़ता है तो राजू के लिए आर ए लिख देते हैं। राजू मोहन से तेज दौड़ता है तो आर ए इज ग्रेटर देन एम। और परंतु रंजन से कम, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो जो राजू है मोहन से तेज दौड़ता है परंतु रंजन से कम तेज दौड़ता है, तो आर ए जो है लेस देन आर है। ठीक है, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो सबसे पहले हम इसे सजा लेते हैं। तो सबसे आगे कौन है, आर है, आर बड़ा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आर ए बड़ा है और इसके बाद ये एम बड़ा है। और एस और आर में आर ए जो है पी से बड़ा है और आर जो है एस से भी बड़ा है। तो सबसे तेज कौन आ रहा है, बार बार आगे आगे जो सबसे तेज आ रहा है वो है आर यानी कि रंजन। तो ऑप्शन हो जाएगा 29 का डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल जोड़ा संख्या ज्ञात कीजिए। तो 87 में से 75 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 12, 63 में से 51 घटाएंगे तो 12, 84 में से 82 घटाएंगे तो 12 और 71 में से 67 घटाएंगे तो 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेमेल जोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन सुपर सीरीज 2017 का विजेता कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन श्रीकांत किदाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता की गई है तो किसके द्वारा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी देवार्धी क्षमा श्रवण के द्वारा। तो द्वितीय जैन संगति का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था 512 ईस्वी में, कहाँ पे, गुजरात के वल्लभी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता देवार्धी गण क्षमाश्रमण ने की थी और इस संगति में जैन ग्रंथ को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था। प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था, तो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो स्थूलभद्र ने की थी। इसी में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में प्राकृतिक गैस के पारंपरिक विशाल भंडार और उत्पादन में असम का ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही अक्षर का चयन कीजिए। तो DEIR और इसको लिखते हैं तो D का होगा 4, E का 5, I का 9, R का 18, F6, G7, R18, I9। तो अब देखिए इसमें +2 का अंतर, इसमें +2 का अंतर और इन दोनों को आपस में बदल दिया गया है। उसी तरीके से इसको लिखते हैं H8, I9, M13, N14,
इन दोनों को आपस में बदल देंगे तो ये 14 और ये 13 हो जाएगा। और ये 8 2 10, 9 2 11, तो 10 किसका होता है? J10, K11, N14, M13, तो JKNM ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाहुल प्रणाली शुरू किया गया था तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये सिखों के 10वें गुरु थे। पाहुल प्रणाली का मतलब अमृत संचार या पाहुल दीक्षा की शुरुआत इन्होंने की थी। यह सिख धर्म में शामिल होने के लिए एक पवित्र दीक्षा संस्कार है, जैसे कि क्रिश्चियन में बैप्टिज्म होता है वैसे ही इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015-16 में भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ऑप्शन हो जाएगा बी, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:4। 2 वर्ष पूर्व उनका अनुपात 4:3 था, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ए और बी का दिया है 5:4, 2 वर्ष पूर्व था 4:3। कितना वर्ष पूर्व था? 2 वर्ष पूर्व, तो -2 लिख देते हैं। माइनस का कोई मतलब नहीं है लेकिन लिख देते हैं, गुणे और ये क्रॉस गुना, तो 5 3 15 -16, 4 4 16 किसकी समतुल्य होगा? तो -8 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो ये हो गया 1 बराबर होगा किसके? 2 के। माइनस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। 1 बराबर होगा 2 के। हमें निकालना क्या है? ए की वर्तमान आयु, तो 5 में क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10। ऑप्शन हो जाएगा बी 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइपेज परिवर्तित करता है। तो लाइपेज एंजाइम का मुख्य कार्य वसा का पाचन करना है। यह इमल्सीकृत वसाओं को तोड़कर उन्हें फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल और ग्लिसरीन यानी कि ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। इसका मुख्य स्राव अग्नाशय द्वारा होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर बनवाया है। तो जंतर मंतर किसने बनवाया है? तो जंतर मंतर सवाई जय सिंह ने बनाया है। सवाई जय सिंह ने कुल 5 शहरों में जंतर मंतर बनवाए थे। कौन कौन से याद रख लेने हैं? दिल्ली, जयपुर, उसके बाद उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसा याद कर सकते हैं, डीजे बम। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सुबह सूर्योदय के पश्चात प्रतिभा एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ी थी। खंबे की छाया प्रतिभा के बाएं तरफ आगे दिख रही थी, तो प्रतिभा किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी थी? तो यहाँ पे देखिए सूर्योदय दिया है, यानी कि सूर्योदय के समय पूर्व सूर्य जो है पूर्व दिशा में होता है, इसलिए किसी भी वस्तु या व्यक्ति की छाया हमेशा पश्चिम दिशा में बनेगी। अब प्रश्न के अनुसार खंबे की छाया प्रतिभा के बाईं ओर पड़ रही है। चूँकि छाया पश्चिम में है इसलिए इसका मतलब प्रतिभा की बाईं भुजा पश्चिम की ओर है। यदि आपका बायां हाथ पश्चिम की ओर और दायां हाथ पूरब की ओर हो तो आपका मुंह हमेशा उत्तर दिशा की ओर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कोड में बेसिक को इस तरीके से रूप में लिखा जाता है तो लीडर को उसी कोड में कैसे लिखेंगे? तो B2 A1 S19 I9 C3 D4 D4 U21 L12 E5, तो ये 2 का अंतर 3 2 3 2। ठीक है, ऑल्टरनेट अंतर है। तो लीडर का लिखते हैं L12 E5 A1 D4 E5 R18, तो इसमें 2 जोड़ेंगे 2 3 2 3 2 3, तो ये 14 8 3 7 7 21, तो 14 किसका होता है? N का H8 C3 G7 G7 U21, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखी? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। देखिए, एक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी, हिंदी में मैं लिख देता हूँ, द इंडियन स्ट्रगल, भारतीय संघर्ष। और यहाँ पे लिखा है इंडिया स्ट्रगल फॉर, भारत संघर्ष किया किसके लिए? फ्रीडम, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमी के लिए। एक गांव में 30% महिलाएं अशिक्षित हैं, परंतु गांव की कुल जनसंख्या 6000 है, जिसमें पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 है। तो कुल अशिक्षित महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पुरुष मेल और फीमेल उनका अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 दिया है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 3:2।
कुल जनसंख्या इसमें कितना हो जाएगा 5 यूनिट, ये किसके बराबर दिया है 6000 के, तो ये कितना हो जाएगा 12 25 60 1200। तो मेल कितना हो गया 12 3 3600 और फीमेल हो गया 12 दूनी 2400। अब इसमें क्या कह रहा है कि हमें बताना है कुल अशिक्षित महिलाओं की संख्या। 30% क्या है महिलाएं अशिक्षित हैं, तो 2400 टोटल महिलाएं हैं, इसका 30% निकाल देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 3 72 पर 1 जीरो 720, यानी कि कुल अशिक्षित महिलाओं की संख्या जो है वो है 720। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है? तो अनुच्छेद 243 आई, ऑप्शन ये आई है एक्चुअल में, ऑप्शन होगा हमारा सी। तो अनुच्छेद 243 आई के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। अनुच्छेद 243 के जो है इसमें राज्य निर्वाचक आयोग का प्रावधान है, इसमें जो पंचायतों के चुनाव करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग, इसका काम क्या है तो ये पंचायतों का चुनाव कराना है। 243 में वित्त आयोग का प्रावधान है। उसके बाद 243 जो जे है इसमें पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में है, पंचायत के लेखा यानी ऑडिट के बारे में है इसमें। और उसके बाद 243 जी में पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जहाँ की लगभग 90% आबादी गांव में रहती है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी हिमाचल प्रदेश। बिहार इस सूची में दूसरे स्थान पर है, जहाँ की लगभग 88.7% जनसंख्या ग्रामीण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो यह अपने से 4 गुनी कितने वर्षों में होगी? तो इसका फॉर्मूला तो लगा सकते हैं, जो फॉर्मूला होता है वो होता है T1/T2 = N1 - 1 बटे में N2 - 1। यहाँ पे T समय है और N क्या है गुना है, तो T1 कितना दिया है 6 दिया है, और N1 कितना दिया है 2 गुना -1, और T2 हमें निकालना है, और N2 दिया है 4 गुना और -1। तो यहाँ से 6 बटे में T2 बराबर 1 बटे में 3, तो T2 बराबर हो जाएगा 18 वर्ष। ये आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जो बेसिक तरीका होता है। यहाँ पे देखिए ब्याज की दर 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो जाने का मतलब क्या है, जो साधारण ब्याज है उसके दो धन है दोगुना हुआ है, इसका मतलब है कि ब्याज हमें 1 गुना मिला है। मान लीजिए मूलधन क्या है P है, तो हमारा मिश्रधन कितना हो गया 2P, तो ब्याज कितना होगा 2P - P, P हो जाएगा। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय 6 दिया है बटे में 100, P से P कैंसिल, R बराबर हो जाएगा 100 बटे में 6। अब बोला है ये अपने से 4 गुनी कितने वर्षों में होगी, तो पहले कितनी थी P, करना कितना है 4 गुना, यानी ब्याज कितना बढ़ा इस पर 3P, तो 3P बराबर मूलधन गुने दर गुने समय निकालना है बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, P से P कैंसिल, तो T बराबर हो जाएगा 18 वर्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरल सागर अवस्थित है किसके किसके बीच? तो ये है मध्य एशिया में, कजाकिस्तान उत्तर में और उज्बेकिस्तान दक्षिण में, इसकी सीमा पर स्थित है। एक लैंडलॉक्ड जमीन से घिरा हुआ है, ये एक झील जैसा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अत्यधिक सिंचाई के कारण यह सागर अब लगभग 90% तक सूख चुका है, जो एक बड़ा पर्यावरणीय संकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में, 80% छात्र भूगोल में और 160 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए गणित में उत्तीर्ण कितना दिया है 70%, भूगोल में उत्तीर्ण कितना दिया है 80%, और मान लेते हैं कुल छात्रों की संख्या जो है वो है टोटल 100%। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ NT, या NT को हम क्या लिख सकते हैं M यूनियन G, T को हम लिख सकते हैं M यूनियन G, इसको M यूनियन G भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ
m प्लस नंबर ऑफ g माइनस नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन g, मतलब मैथ और भूगोल दोनों ही पढ़ने वाले। ये दिया है हमें 100% हमने माना है, nm है 70, ng है 80 माइनस इसका मान लेते हैं x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 80, 70 में से 150, 150 में से 100 गया तो 50%। ठीक है, बोला है कि 50% कौन है ये, तो कॉमन मतलब दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण है। और प्रश्न में दिया है कि केवल 160 छात्र उत्तीर्ण है, यानी कि 50% जो है वो बराबर होगा 160 छात्र के। 60 छात्र के हमें निकालना क्या है, 100% निकालना है, तो दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे तो 100% बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32, 320, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर को 1885 को हुई थी। इसका पहला अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी, और पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चांदी। सभी धातुओं में चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है और इसका प्रतिरोध जो है सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा होगा सिल्वर, कॉपर, सोना, एल्युमिनियम। तांबा दूसरा सबसे अच्छा सुचालक है, इसलिए घरेलू वायरिंग में चांदी महंगी होने के कारण तांबे के तारों का उपयोग होता है। और यहाँ पे लिखा है ग्रेफाइट, तो जो ग्रेफाइट है यह एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज एवं वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे पहले इसमें हम वर्गों की संख्या गिन लेंगे, क्योंकि उसकी संख्या क्या है, सबसे कम है। तो सबसे छोटे वाले को काउंट कीजिए 1, उसके बाद ये 2, 3 और ये 4। ठीक है, उसी तरीके से आप ये बड़ा वाला काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, फिर ये वाला काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर इसमें ये वाला जोड़ेंगे तो 7, 8, 9 और ये 10। तो टोटल कितने वर्ग हैं, 10 वर्ग हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक कक्षा के 45 विद्यार्थियों में सपना का स्थान नीचे से 9वां है, जबकि प्रियंका का स्थान ऊपर से 11वां है। निभा का स्थान दोनों के एकदम बीच में है, तो सपना का स्थान निभा से कौन सा है, निभा से पूछ रहा है। प्रियंका का स्थान दिया है ऊपर से 9वां, 9th है प्रियंका, सॉरी 11, प्रियंका का स्थान 11 है, एंड सपना का 9वां है नीचे से, तो यहाँ पे है 9th, यहाँ पे सपना, और निभा जो है इन दोनों के एकदम यहाँ पे बीच में है, पता नहीं है कौन सा है लेकिन यहाँ बीच में है। तो देखिए सपना का स्थान ऊपर से क्या होगा, नीचे से 9वां है, और यदि मैं ऊपर से पूछूं यानी कि यहाँ पे सपना का स्थान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 45 में से 9 घटा दीजिए और +1 जोड़ दीजिए, तो ये कितना होगा 37, यानी कि 37 पे है सपना ऊपर से, और नीचे से कितना है 9th पे है। तो प्रियंका और सपना के बीच कुल कितने छात्र होंगे, तो देखिए प्रियंका के बीच प्रियंका यहाँ 11 पे है और सपना यहाँ पे 37 पे है, तो 37 - 11 - 1 -2, एक बार तो देखिए प्रियंका को मैंने हटा दिया और इस -1 से सपना को, तो 37 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 25। तो निभा जो है इन 25 छात्रों के ठीक बीच में बैठी है, यानी कि निभा का स्थान क्या होगा दोनों तरफ से, तो 25 + 1/2 यानी कि 13 है। इसका अर्थ है कि निभा प्रियंका से भी 13वें स्थान दूर है और सपना से भी 13वें स्थान दूर है, इसलिए सपना का स्थान निभा से क्या हो जाएगा 13वां हो जाएगा, तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा दुनिया के एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में 3 बार दोहरा शतक जड़ा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209, श्रीलंका के खिलाफ 2 बार 264 और 208 का यह कारनामा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क के परावर्तित लैंप में
क्या उपयोग होता है? तो इसमें होता है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि उत्तल दर्पण प्रकाश को बाहर की ओर फैलाता है, जिससे प्रकाश सड़क के एक बड़े और विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले लेखक आएगा, ठीक है, पहले क्या आएगा? लेखक। उसके बाद आता है कहानी, लेखक कहानी लिखेगा। कहानी के बाद उस कहानी को विस्तृत रूप देकर एक उपन्यास लिखेगा और फिर लिखे जाने के बाद उस उपन्यास का प्रकाशन किया जाएगा। तो ये हो गया फोर्थ। एंड प्रकाशन के बाद वो प्रसिद्ध होगा तो उसे पुरस्कार मिलेगा, ये हो जाएगा 5। तो क्या होगा? 3, 1, 4, 5, 2, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए श्रृंखला में अगली लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो इसमें अंतर क्या दिया है? 50 और 66, तो ये होगा 16। 146 में से 66 जाएगा तो 80, फिर 171 में से 146 जाएगा तो 25। तो ये हुआ ये है कि ये 4 का स्क्वायर है, 80 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 5, ये है 5 का स्क्वायर। तो जो अगली संख्या होगी वो 5 का स्क्वायर इंटू 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर इंटू 5 यानी कि 125 का अंतर आना चाहिए। तो 171 में 25 जोड़ेंगे तो 5 1 6, 12 17 29, 296। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल ज्ञात कीजिए। मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ये तीनों भारत के नियमित और पूर्णकालिक प्रधानमंत्री रहे हैं, जबकि गुलजारीलाल नंदा भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, यानी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। वे 2 बार 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद अल्पकाल के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए यह अन्य तीनों से बेमेल होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें जो लॉजिक दिया वो ये है कि 4, 9, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, इन 3 2 कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में हम जोड़ देंगे +1 तो ये हो गया 6 के बराबर दिया है। उसी तरह इसको देखिए 9, 25, तो 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5 3 8 हो जाएगा, और 8 में हम जोड़ देंगे +1 तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 दिया हुआ है। तो उसी तरीके से 25 और 36 का करेंगे, 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का स्क्वायर रूट 6, 5 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 6 11, 11 में +1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम भार का प्रयोग करता है, तो डीलर को कितने प्रतिशत लाभ होता है? देखिए सेलिंग प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ऊपर विक्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य यानी कि इसके पास जा कितना रहा है? 960 ग्राम, और पैसा इसके पास कितने आ रहा है? 1 किलोग्राम का, यानी 1000 ग्राम। 0 से 0 कैंसिल, 25 चौके 100, 24 चौके 96। तो लाभ कितना हुआ? 1 रुपये का, किस पे? 24 रुपये पे। तो 1/24 गुने 100, 4 छक्के 24, 25 चौके 100, तो 6 चौके 24, 4.1/6%। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की चाल पानी में क्या होती है? तो ये होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो इन शब्दों को हम समय की अवधि के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सबसे छोटा समय घंटा होता है, तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा। कई घंटे मिलकर प्रतिदिन यानी कि दिन बनाते हैं, तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर 7 दिन मिलकर एक सप्ताह बनाते हैं, तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर लगभग 4 सप्ताह मिलकर एक महीना बनाते हैं, तो ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। और 12 महीने मिलकर वर्ष बनाते हैं, तो ये 5वें नंबर पे हो जाएगा, यानी कि 4 2 1 3 5 ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेनोकाइट एक अयस्क है, तो किसका है ये अयस्क है? तो ग्रेनोकाइट मुख्य रूप से कैडमियम का एक दुर्लभ खनिज है, जिसका रासायनिक सूत्र कैडमियम सल्फाइड होता है, यानी CdS होता है। ग्रेनोकाइट का फॉर्मूला जो होता है CdS, कैडमियम सल्फाइड। कैडमियम से होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो इटाई याद रखना है आपको, इटाई जिसमें हड्डी और जोड़ों में भयंकर दर्द होता है।
जस्ता का गैस कौन होता है? तो कैलामाइन और जिंक ब्लेंड, ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो जस्ता दिया है। और क्रोमियम का जो अयस्क होता है वो होता है क्रोमाइट। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करना है हमें। तो देखिए इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि 5, 4, 3 इन तीनों संख्याओं को गुणा किया है 5 गुणे 4, सॉरी इन तीनों को जोड़ा है 5 + 4 + 3, तो 5, 4, 9, 3, 12 और इस 2 से गुणा कर दिया है तो हमें क्या मिला है 24। अब इसको देखिए 6, 5 और 4 को जोड़िए 6 + 5 + 4 तो 6, 5, 11, 11, 4, 15 और 15, 3, 45, तो हमें 45 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से इसको जोड़ेंगे 7 + 6 + 5 गुणे 4 तो 7, 6, 13, 5, 18 चौक के 72, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शंघाई। न्यू डेवलपमेंट बैंक को पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय शंघाई जो कि चीन में स्थित है। इसकी स्थापना 2014 के फोर्टालेजा घोषणा पत्र के तहत ब्रिक्स देशों यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा तय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, बी, सी, डी और ई 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, जबकि ए और डी का योग 148 है, तो सी का मूल्य क्या होगा? सी का मान हमें बताना है। तो 5 लगातार विषम संख्याएं हैं ऐसा ये कह रहा है। तो मान लेते हैं पहली विषम संख्या क्या है? x है। तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी? x + 2 होगी, x + 1 नहीं होगी। क्यों? यदि x का मान यदि आप 3 रखते हैं और इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जो कि एक सम संख्या है, इसलिए हम हर बार 2 जोड़ेंगे। c कितना हो जाएगा? x + 4, d हो जाएगा x + 6 और e हो जाएगा x + 8। प्रश्न के अनुसार a + d का योग दिया है 148, तो इसका योग दिया है x + 6 बराबर दिया है 148, तो ये 2x बराबर हो जाएगा 142, तो x बराबर हो गया 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 71। प्रश्न में क्या कह रहा है कि c का मूल्य क्या होगा? तो c क्या होगा? 71 + 4 = 75, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 16 किसी प्राकृतिक संख्या की सूची में जोड़ दिया जाता है तो उसके औसत में 3 वृद्धि हो जाती है। जब 14 नई सूची में शामिल किया जाता है तो उस नए सूची का औसत 1 कम हो जाता है। मूल सूची में कितनी संख्याएं थी? तो मान लेते हैं कि मूल सूची में कुल संख्याएं थी n और उसका पुराना औसत जो था a था। अब कंडीशन 1 क्या कह रहा है कि जब 16 जोड़ा जाता है तो कुल संख्याएं n + 1 हो जाती हैं और नया औसत कितना हो जाता है? a + 3, तो n + 1 औसत हो गया है a + 3। तो देखिए यहाँ से हम एक समीकरण बना सकते हैं। पहला क्या कि n संख्याएं हैं, औसत a है, तो कुल कितना मान हो जाएगा? na हो जाएगा। और इसमें जब हमने 16 जोड़ दिया है तो ये क्या हो गया है? n + 1 × a + 3 हो गया है। तो यहाँ से na + 16 na + a + 3n + 3, तो na से na कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला? a + 3n = 13। ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि अब इस नई सूची में 14 और जोड़ा जाता है तो कुल संख्याएं n + 2 हो जाती हैं और औसत पहले वाले नए औसत a + 3 से 1 कम यानी कि a + 2 हो जाता है। तो n + 2 हो गया है और औसत a + 2 हो जा रहा है। तो कब हुआ है ये? जब हम 14 जोड़ते हैं, यानी कि na + 14 बराबर n + 2 × a + 2, तो यहाँ से लिखेंगे na + 14 बराबर na + 2a + 2n + 4 और na कैंसिल हो जाएगा, तो 2a + 2n = 10, a + n बराबर हमें मिल जाएगा 5। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? n का मान लिख लेते हैं 5 - a, तो a प्लस हमें निकालना क्या है? मूल सूची में कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ से हम a का मान निकालते हैं। a का मान होगा 5 - n और इसको रख देते हैं 5 - n + 3n बराबर 13, तो ये हो गया 2n बराबर 8, तो n बराबर हमें मिल जाएगा 8। सॉरी 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 होगा, n बराबर 4। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली लुप्त संख्या ज्ञात करना है हमें। तो देखिए इसमें दो सीरीज इन्वॉल्व है। पहला है 3, 6, 10, 15 और दूसरा इसमें देखिए 3, 4 और 5 का अंतर है। और दूसरा सीरीज देखिए 6, 8, 11 और 11 के बाद ये वाला आएगा जिसे हमें निकालना है। तो 6 में 2 जुटा है, 8 में 3 जुटा है और 11 में कितना जुटेगा 4, यानी 11 4 15 होगा यहाँ पे। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है। तो ब्लैक बंगाल बकरी की एक अत्यंत प्रसिद्ध नस्ल है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और बांग्लादेश में पाई जाती है। यह नस्ल विशेष रूप से उत्तम गुणवत्ता वाले मांस और बेहतरीन चमड़े के उत्पादन के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। जमुनापारी जो है यह भारत में दूध और मांस दोनों के लिए प्रसिद्ध सबसे बड़ी नस्ल है। इसके कान लंबे और लटके होते हैं। बीटर यह पंजाब क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य रूप से दुधारू नस्ल है। बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है, ये आप एक फैक्ट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 3 6 7 बराबर है 6 5 2 4 को और ये 8 3 2 7 बराबर है 6 1 2 7 के, तो 6 3 4 2 हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए इसमें किया क्या गया है, ये 5 3 6 7 और इसको लिखिए 6 5 2 4। तो इसमें एक घटा है, इसमें एक घटा है, इसमें एक घटा है और इसमें एक घटा है, यानी पीछे से एक एक घटा के हमने आगे करके लिख दिया है। 8 3 2 7 है तो 7 में एक घटा 6, 2 में 1, 3 में 2, 8 में से गया 7, तो 6 1 2 7 यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसी तरीके से 6 3 4 2 का लिखेंगे, 2 का 1 हो जाएगा, 4 का 3, 3 का 2 और 6 का 5, तो 1 3 2 5 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर अवस्थित है जो कि गुजरात राज्य में एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और यहाँ जल विद्युत और सिंचाई दोनों के कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी 1465 किलोमीटर कुल लंबाई है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सबसे लंबा नदी कौन है, तो गंगा नदी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा नदी की लंबाई क्या है, तो इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी और सी का औसत उम्र 40 वर्ष है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे में 3 बराबर दिया है 40, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ए और बी का औसत 35 वर्ष है, ए प्लस बी बटे में 2 बराबर दिया है 35, तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 70। बी और सी का औसत दिया है 42, तो बी प्लस सी बटे में 2 बराबर दिया है 42, तो बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 84। हमें निकालना क्या है, बी का उम्र निकालना है। तो देखिए इन दोनों को जोड़िए तो ये क्या होगा, ए प्लस 2b प्लस सी बराबर 4 8 7 15 154 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ए बी सी का मान घटा देंगे, तो ए प्लस 2b प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 154 में से 120 हमने घटा दिया, तो ये कितना बचेगा 34। ए से कैंसिल और 2 बी से 1 जाएगा बी, तो बी बराबर 34, तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला के लिए जर्मनी में स्थित वेस्टफेलिया जो कि रूर क्षेत्र कहते हैं अपने विशाल और उच्च गुणवत्ता वाले कोयला भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। यहाँ पे जो किम्बरले दिया है ये दक्षिण अफ्रीका का यह शहर दुनिया भर में हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। किरूना जो है ये स्वीडन का उच्च गुणवत्ता वाले लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोरॉन क्या है। तो बोरॉन एक उपधातु है, मेटलॉइड है, ऑप्शन सी होगा हमारा। बोरॉन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 5 होता है और इसे उपधातु की श्रेणी में रखा गया है। उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो जो टोटल उपधातुएं हैं उनकी संख्या देख लीजिए, बोरोकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दूध को चीनी कहते हैं, शराब को दूध, चीनी को संतरा और शहद को सेब कहते हैं तो सेहत के लिए क्या हानिकारक है। तो सेहत के लिए क्या हानिकारक होता है, शराब होता है। और प्रश्न में शराब को क्या बोला है, दूध बोला है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के 2003 के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसके बाद संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या 14 से बढ़कर के 22 हो गई थी। मैथिली बिहार के मिथिला क्षेत्र में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। इसको याद रखने के लिए आप BDMS याद रख सकते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, जैसे गणित में बोर्ड मास होता है वैसा ही। फिर 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। इसके पहले इसमें सिंधी को जोड़ा गया था। पहले 14 थी, इसको मिला के हो गया 15। फिर आया 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, तो इसको नमक लिख लीजिए, नमक, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया। तो 15, 3, 18, 18, 4, 22 याद रखिए। 21वां 1967 सिंधी, 71वां 1992 नमक, 92वां 2003 में BDMS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र 1 का चित्र 2 एक विशेष तरीके से आपस में संबंधित है। नीचे दिए गए विकल्प चित्रों में से चित्र 3 और 4 के बीच उसी प्रकार का सही संबंध का चयन करना है। देखिए, ये जो एरो वाला मार्क दिया है यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया है, यानी कि ये घसक के पीछे आ गया है। फिर ये वाला यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे देखिए, और ये 2 नए आए हैं। तो आप देखिए, ये 2 का 2 ब्लैक है, छायांकित है, और 2 खाली है। तो उसी तरीके से क्या होगा कि ये वाला जो भाग है ये आ जाएगा पीछे ऐसे, ठीक है। यहाँ से एक डंडा बना दीजिए। उसके बाद ये वाला जो भाग है ये यहाँ पे आना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता कौन सा है? तो ये वाला देखिए, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था जुलाई 2014 में। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहा जाता है। यह ऐतिहासिक समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। इसी के बाद गांधी जी ने सविनय आंदोलन को स्थगित कर दिया था और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ बनवाया है तो किसने? तो राणा कुंभा ने बनवाया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने करवाया था। उन्होंने 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं महमूद खिलजी के नेतृत्व में अपनी ऐतिहासिक जीत की याद में इसका निर्माण 1440 से 48 के बीच में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल करना है हमें। तो इसको आप क्या कीजिए, ए बराबर मान लीजिए 0.03 है, बी बराबर है 0.22। तो यहाँ पे जो दिया है ये वाला मान 0.003, तो इसमें क्या है, एक अंक के बाद ज़्यादा दशमलव है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर 10 से हम गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। ये किसके बराबर है? ये ए के बराबर है, ठीक है। तो हमारे इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.003 का मान होगा a बटे में 10। उसी तरीके से 0.022 का मान हो जाएगा b बटे में 10। और हमारा करना, हमें जो 2b का मान होगा, यानी 2b को लिखेंगे क्या, 0.44। अब देखिए हम करेंगे क्या कि ऊपर लिखेंगे ये a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर प्लस ये क्या है 04 इंटू 044। इसको हम मान लेते हैं c मान लेते हैं, अलग संख्या मानते हैं ताकि सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। तो यहाँ पे 0.044 क्या होगा, c/10 हो जाएगा। तो ये हो गया c स्क्वायर बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा a/10 का होल स्क्वायर प्लस b/10 का होल स्क्वायर प्लस c/10 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, ऊपर a स्क्वायर b स्क्वायर है, नीचे 1/10 अगर हम कॉमन ले लेंगे 1/10, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर, ये 1/10 का होल स्क्वायर हमने कॉमन लिया है। ऊपर क्या है, ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 100। तो ऑप्शन हो गया हमारा 82 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया 1817, तो मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं मध्य की संख्या क्या है, x है, तो इसके पहले की प्राकृतिक संख्या x-1 होगी और आगे की x+1 होगी। लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, ना कि सम या विषम प्राकृतिक संख्याएं, जैसे कि 1 2 3 4 5 वैसे करके है। अब बोला है इसका वर्गों का योग, यानी x-1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर दिया है 1877। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 1877। तो ये हो जाएगा 1 2 3 यानी कि 3x स्क्वायर, 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 1877। तो ये हो गया 3x स्क्वायर बराबर 1875। 3 से 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 पाँच 15, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिला 625। तो यहाँ से x का मान क्या मिलेगा, हमें 25 मिलेगा। 25 25 से 625 होता है। यही था हमारा मध्य का संख्या x था, तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है, तो किस चीज़ पर निर्भर नहीं करती है, तो ये तरंग की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। जो ध्वनि का फॉर्मूला होता है v बराबर, या यूँ कहिए v बराबर f इंटू लैम्डा। तो f क्या है, ये आवृत्ति है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य बदलता है और आवेग बदलता है, लेकिन आवृत्ति जो है वो नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए श्रृंखला में अगली अक्षर समूह को ज्ञात करना है हमें। Z 26 है, Y 25 है, X 24 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 23 आना चाहिए। 23 किसका होता है, W का होता है। B 2 है, D 4 है, F 6 है, तो 2 2 4, 4 2 6, तो 6 2 8 होना चाहिए। 8 किसका होता है, H का होता है। उसके बाद X 24, V 22 और T 20 होता है। 24 में 2 कम हुआ है 22, 22 में 2 कम 18, 20 में 2 कम होगा तो 18 होगा, 22 से 2 कम होगा तो 20, 20 में 2 कम होगा तो 18। 18 किसका होता है, आर का, तो WHR हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या को चुनना है हमें। तो देखिए जो सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे, 4 × 1 + 3 = 7, 7 × 2 + 4 = 18 होगा। फिर 18 × 3 + 5 कितना होना चाहिए, 59। यहाँ पे दिया है 54। अब 59 को करके देखते हैं, 59 × 4 + 6, तो 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 5 चौके 20 3 23 + 6 ये 242। तो 242 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, 59। तो हमारा गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 54। विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फैराड। तो विद्युत धारिता या विद्युत क्षमता, जिसे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं, इसका एसआई मात्रक फैराड होता है। सिंबल होता है इसका एफ। ये किसी चालक द्वारा विद्युत आवेश को संचित करने की क्षमता की माप है। इसका जो फॉर्मूला होता है C = Q/V। चूँकि 1 फैराड बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए व्यवहारिक रूप से माइक्रोफैराड यानी कि μF का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया को पश्चिमी भाग, अधिकांश पश्चिमी भाग इसका मरुस्थलीय है, इसी कारण इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अन्य प्रमुख मरुस्थलों को याद रखना है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन, सिम्पसन और स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया में लगभग सारे ग्रेट मरुस्थल हैं, ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है, तो लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। सुरक्षित माचिस यानी कि सेफ्टी मैचिस के निर्माण में और माचिस की डिब्बी के बगल वाली रगड़ वाली सतह पर लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। इसके साथ कांच का चूरा और सरेस यानी कि गोंद मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1952 ईस्वी में। एग्जैक्ट अगर पूछे आपको तो 2 अक्टूबर 1952 को राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी विवाहित दंपति हैं, यानी कि ए और बी विवाहित दंपति हैं। ए महिला है या बी महिला हमें पता नहीं है। सी और डी भाई है, सी बी का भाई है, तो सी जो है बी का भाई है, और सी और डी भाई हैं तो सी और डी भी आपस में भाई हैं। अब बोल रहा है कि डी जो है वो ए से कैसे संबंधित है, तो डी जो है ए से कैसे संबंधित होगा, तो वो होगा ब्रदर इन लॉ यानी कि साला। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। यदि मान लीजिए ए मेल है और बी फीमेल है तो डी क्या लगेगा, ए का साला लगेगा, क्योंकि ये इसकी बहन से इसका विवाह हुआ है। और यदि ए फीमेल है और बी मेल है तो जो ए है, जो डी जो है ए के लिए देवर लगेगा। तो साला और देवर लगभग दोनों एक जैसा ही रिलेशनशिप होता है, इंग्लिश में इसे ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी पानी से 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इसका एक मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए चांदी में किस अनुपात में तांबा मिलाया जाए कि पानी से यह 15 गुना भारी हो। तो सब में क्या है, पानी कॉमन है। पानी का भार मान लेते हैं 1 यूनिट है, तो 19 गुना भारी है, मतलब चांदी जो है 19 गुना भारी है और तांबा जो है 9 गुना भारी है। और इनका मिश्र धातु हमें बनाना है 15 गुना भारी पानी से, तो हम यहाँ पे 15 लिख देंगे। 15 में से 9 गया 6, 19 में से 15 गया 4, तो 6:4 यानी कि 3:2 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए, ई और आई दिया है, तो ए का होता है 1, ई का 5, आई का 9, तो इसके बीच का अंतर 4 है और इसके बीच का अंतर भी 4 है। अब देखिए सी, आई, ओ, सी का होता है 3, आई 9, ओ 15, इसके बीच का अंतर 6 और इसके बीच का भी अंतर 6, यानी अंतर हमेशा समान रखना है। तो एच पी यहाँ पे मान लेते हैं, नहीं पता है क्या आएगा। तो एच होता है 8, पी होता है 16, इसके बीच का अंतर 8 है, तो इसके बीच का भी अंतर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, यानी 16 8 कितना हो गया यहाँ पे 24। 24 किसको बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डॉलेक्स 30 कब शुरू किया गया। तो ये जुलाई 2001 में शुरू किया गया था, 25 जुलाई 2001 को डॉलेक्स 30 सूचकांक की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश कीमत के 10% छूट पर कार खरीदता है, ठीक है, और कीमत से 20% ऊंची दर पर उसे बेचता है, तो रमेश का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मान लेते हैं कार की कीमत क्या है, 100 है, तो छूट पर खरीदा है, यानी कि क्रय मूल्य इसका कितना हो गया, 90 हो गया, 10% छूट पे खरीदा है। और बोल रहा है कि कार को बेचा है, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया 20% ऊंची दाम पर, यानी कि 100 का, यहाँ जो लिखा है कीमत से 20%, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 100 + 20 यानी कि 120 हो गया हमारा विक्रय मूल्य। लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य इंटू 100, तो ये हो गया 30 बटा में 90 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 के 9, 100 बटे में 3 यानी कि 33.1/3%, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a + b का आशय a b का भाई है, a गुणे b का आशय a b का पिता है और a - b का आशय है कि a b की बहन है, तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण प्रदर्शित करता है कि s t की भतीजी है। तो देखिए ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। t + m का मतलब क्या होगा कि a b का भाई है, यानी t जो है m का भाई होगा। फिर m गुणे s, तो गुणे का मतलब है a b का पिता है, यानी m जो है s का पिता होगा। फिर s - k, तो माइनस का मतलब है a b की बहन है, यानी s जो है k की बहन है। अब बताना है s t की भतीजी है या नहीं, तो s का देखिए ये s m जो है s का पिता है और t क्या होगा, उसका चाचा होगा, यानी s जो होगी t की भतीजी होगी। तो हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, सही हो गया, तो ऑप्शन ए। अगर नहीं होता तो हम दूसरा चेक करते, तीसरा, चौथा चेक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं संजय बारू, ऑप्शन ए। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक के लेखक संजय बारू हैं। वह 2004 से 8 के बीच पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। यह पुस्तक उनके इसी कार्यकाल के अनुभव पर आधारित थी। नीचे दिए गए 4 उत्तर चित्रों में से एक का चयन करते हुए 4 समस्या चित्र सीरीज को बनाइए। देखिए ये यहाँ पे है
फिर ये यहाँ से यहाँ आ गया, फिर उसके बाद ये यहाँ पे आ गया है, यानी कि एक रैंक यहाँ और एक रैंक यहाँ, यानी 2 छलांग मारा है। तो शुरू में इसने कितना छलांग मारा है, अगर इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में बांट दें तो पहले वाले में 1 छलांग मारा है, दूसरी बार में 2 छलांग मारा है, तीसरी बार में 3 छलांग मार के यहाँ पे आया है। तो चौथी बार में कहाँ मारेगा, तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे गोल डॉट आना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है। तो इथाइल अल्कोहल को अनाज की शराब कहा जाता है, क्योंकि इसका उत्पादन मुख्य रूप से जौ, मक्का, गेहूं जैसे अनाजों और गन्ने के रस में मौजूद स्टार्च और शर्करा के किण्वन द्वारा किया जाता है। यह पीने योग्य शराब का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का स्थान कक्षा में 5वां है, बी का स्थान अंतिम से 8वां है। यदि सी का स्थान ए से 6वां है तथा ए और बी के बीच में है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो देखिए ए का स्थान दिया है ऊपर से 5वां और सी का स्थान ए से 6ठे स्थान आगे है, यानी सी का स्थान कितना होगा, 11वां होगा। ठीक है, 6 स्थान आगे है, यानी कि 11वां स्थान होगा सी का। तो प्रश्न में कहा गया है कि सी ए और बी के ठीक बीच में है। अगर सी ए से 6 स्थान दूर है, यदि यहाँ से यहाँ के बीच का जो मान है 6 है, तो अब बी से भी 6 स्थान दूर होगा, यानी यहाँ से यहाँ का भी बी जो अगर यहाँ पे है बी, तो ये भी कितना होगा, 6 स्थान दूर होना चाहिए। और बी का स्थान नीचे से क्या है, 8वां है। बी का स्थान नीचे से 8वां है। तो सी का स्थान ऊपर से क्या है, 11वां, और बी उससे 6 स्थान और नीचे है, तो बी का स्थान ऊपर से क्या हो जाएगा, 11। ये 11 और इसके बीच में कितना है, टोटल 7, मतलब ये 6 है, तो 11 + 6 17। तो बी का स्थान क्या हो गया, 17वां हो गया। कहाँ से, तो दाईं तरफ, इस बाईं तरफ से। ठीक है, तो अब हमें बी का स्थान दोनों तरफ से पता चल गया, ऊपर से 17वां और नीचे से 8वां। तो कुल छात्र क्या हो जाएगा, 17 + 8 - 1, तो 17 8 25, 25 में से 1 गया 24। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉटरडैम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो नीदरलैंड्स का रॉटरडैम शहर दुनिया भर में अपने विशाल बंदरगाह और जलयान निर्माण तथा समुद्री व्यापारिक इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, जलयान निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्न में से कौन सही आरोही क्रम में है। आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा की ओर हमें सजाना है। तो इसमें जो भिन्न हमें दिया है 14, 17 और 20 दिया है, इससे अच्छा है क्या कि हम 15/17 लेते हैं, इसको भाग देते हैं तो 0.882 आएगा लगभग। 13/14 को आप भाग दे दीजिएगा, ये आएगा 0.928, और 19/20 को आप भाग देंगे तो ये आएगा 0.950। तो 15/17, 13/14 और 19/20 ये होगा सही क्रम। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। दूसरा तरीका यह है कि 17, 14 और 20 का एलसीएम निकालिए, जो कि बहुत लंबा चौड़ा जाता है, हालांकि उससे आसानी से हो जाता है, आपको भाग देना नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार जो है उसका द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और ये जो मिनिकॉय है और अमीनी द्वीप, ये सब लक्षद्वीप का ही दूसरा सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप है। मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निश्चित भाषा में इन सब का कोड दिया गया है। तो हमें 3 का कोड ज्ञात करना है। तो देखिए 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तीनों में 3 कॉमन है और तीनों में हेल्प भी कॉमन है। तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानगरीय नियोजन समिति संबंधित है किस चीज़ से। तो ये संबंधित है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 ZE से। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 ZE के अंतर्गत प्रत्येक महानगर क्षेत्र में एक महानगरीय नियोजन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। जो 243 ZD है यहाँ पे, इसमें जिला नियोजन समिति का प्रावधान है। जेड से जिला और नियोजन याद रख सकते हैं और ZE से महानगर नियोजन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया। तो शारदा सिन्हा को सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संख्या का चयन करें। 1234 अनुपात 4:1, 3:2 और 6, 7, 8, 2 को
किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 और ये 4 1 3 2, तो 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे चला गया और 4 को यहाँ पे और 1 ऐसे चला गया है। तो 6 7 8 2 को अगर हम सेम टू सेम करें, 2 को यहाँ पे ला दें और फिर 6 को यहाँ पे ला दें, 7 को यहाँ पे ला दें और 8 को यहीं के रखें, तो 2 6 8 7, तो 2 6 8 7, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र की प्रवृत्ति को 4 विकल्पों में से एक का चयन करते हुए पूरा करना है हमें। तो इसको पूरा ड्रॉ कर लीजिए और फिर यहाँ से इसको, ये वाला जो है ऐसे हमेशा इधर की तरफ ऊपर में शिफ्ट हुआ है और इधर की तरफ क्या होगा, ऐसे शिफ्ट होगा, ऐसे। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में उपयोग होता है, तो नाइक्रोम का एलिमेंट इसमें उपयोग होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है, तो निकेल इसमें होता है 80% और क्रोमियम होता है इसमें 20%, क्योंकि इसका गलनांक उच्च और विशिष्ट प्रतिरोध भी बहुत उच्च होता है, इसलिए इसे इसका उपयोग इसमें किया जाता है। ये गर्म लाल होने के बावजूद भी पिघलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाती है, तो राधा यहाँ पे है 7 किलोमीटर पश्चिम, तो पश्चिम इधर होता है, पश्चिम दिशा 7 किलोमीटर गई। यहाँ पे आने के बाद तब दाईं ओर मुड़ती है, यानी कि इस दिशा में ये मुड़ जाती है और 3 किलोमीटर चलती है, और फिर दाईं ओर मुड़ती है, यानी यहाँ आने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ करके 9, यानी कि 7 ये और 2 यहाँ पे 9 किलोमीटर जाती है। और अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो ये वाला दिशा है, तो इसको ऐसे बांट लीजिए, तो ये होगा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूरब उत्तर और पूरब, तो उत्तर पूर्व, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी निश्चित कोड में कैमल को 68546 के रूप में लिखा जाता है, तो प्रूफ का कोड क्या होगा। तो कैमल का लिखते हैं C3A1M13E5L12, इसका विपरीत क्या होगा, 24 3 27, इसका होगा 26 1 27, 14 13 27, 5 में 22 जोड़ेंगे तो 27 और इसमें 15 जोड़ेंगे तो 27। इसका योगफल कितना होगा 6, इसका योगफल 8, इसका योगफल 5, 2 2 4 5 1 6, तो देखिए 6 8 5 4 6, 6 8 5 4 6। तो उसी तरीके से हम प्रूफ का लिखेंगे, तो P16 R18 O15 F6, 16 में 11 जोड़ेंगे तो 27, 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27, 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27 और 6 में 21 जोड़ेंगे तो 27। एक एक कितना होगा 2, 9 का 9 ही रहेगा, 2 1 3 2 1 3 2 1 3, तो 2 9 3 3 3, तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे किसी पासे के 3 विभिन्न स्थितियाँ दी गई हैं, 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो 4 के जो संलग्न सतह हैं कौन कौन से हैं, 6 है, 2 है, यहाँ पे 3 है और 5 है। तो इसके संलग्न कौन संख्या नहीं है, 1 नहीं है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन हो गया 112 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। जिंक फास्फाइड इसका फॉर्मूला होता है Zn3P2, ये चूहे मारने की दवा है। पोटेशियम साइनाइड का भी उपयोग किया जाता है। जब यह चूहे के पेट में मौजूद एसिड से क्रिया करता है तो अत्यंत जहरीली फॉस्फीन गैस बनती है, जिससे चूहे की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 और 300 के बीच कितने 3 अंकीय संख्या है जिसके प्रथम और अंतिम संख्या 2 है। तो हमें 200 और 300 के बीच ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो इस रूप में हो, 2-2, प्रथम और अंतिम संख्या क्या है, 2 है और इसके बीच में एक तीसरी संख्या होनी चाहिए। तो चूंकि संख्याएं 200 से 300 के बीच की हैं, इसलिए पहला अंक हमेशा ही क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, 3 नहीं रहेगा क्योंकि इसके बीच में लेना है। 200 से 300 के बीच का मतलब है कि 201 से लेकर 299 तक, तो पहला वाला तो फिक्स हो गया, पहला 2 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब केवल बीच वाले स्थान को बदलना है, तो दहाई के स्थान पर कुल 10 अंक आ सकते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। कौन कौन, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 202, 212, 222, 232, 242, 252, 262,
272, 282 और 292। तो कितनी संख्या है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम यानी थुम्बा में स्थित है। यह इसरो का सबसे बड़ा और मुख्य केंद्र है जहाँ रॉकेट और लॉन्च व्हीकल का डिजाइन विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला दिया है, इसको पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 4 4 का पेयर बनेगा। तो ए बी डैश बी, उसके बाद बी सी डैश सी, उसके बाद डैश ए बी डैश बी। तो देखिए इसमें 3 अक्षर हैं, ए बी और सी है। तो पैटर्न ये है कि ए बी दो क्या है ना, इसमें 2 अल्फ़ाबेट बी भी रिपीट हो गया है। एक ए है तो यहाँ पे सी आना चाहिए, तो सी मिल गया एक। इसमें देखिए सी रिपीट हो गया है और बी दिया है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, तो ये ए हो गया। उसके बाद देखिए ए बी आ गया है, अब हमें सी चाहिए और बी रिपीट भी नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे? सी और सी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, सी ए बी सी। उसके बाद बी देखिए रिपीट हुआ है तो हम क्या करेंगे? इसमें एक यहाँ पे सी रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सी ए ट्रिपल सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पुस्तक उन्होंने लिखी है। और दादा भाई नौरोजी की पुस्तक की आपको पता ही है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो होता है विषाणु के कारण। पोलियो वायरस करके एक विषाणु होता है, उसकी वजह से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट ताराग्रह किसे कहा जाता है? तो निकट ताराग्रह शुक्र को कहा जाता है। सौरमंडल में शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है और यह आकार, द्रव्यमान और घनत्व में लगभग पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है? तो एल्गिन या एलिजन, जो एल्गिन बोलते हैं जनरली, ऑप्शन होगा हमारा, इसका आंसर होगा ALGIN। तो भूरे शैवाल की कोशिका भित्ति से प्राप्त होने वाला कार्बोहाइड्रेट एल्गिन का उपयोग जो है औद्योगिक रूप से प्लास्टिक, कृत्रिम लकड़ी, रबर और गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्मुज जल संधि जोड़ती है। तो हॉर्मुज जल संधि पश्चिम एशिया में एक कूटनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ती है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। दुनिया के कुल कच्चे तेल का व्यापार एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी जल संधि से होकर गुजरता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ओमान की खाड़ी और पर्शियन खाड़ी, जिसे फारस की खाड़ी भी बोलते हैं। और लाल सागर और अदन की खाड़ी जो है ये जोड़ता है बाब अल मंदेब संधि। बाब अल मंदेब। भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। यहाँ पे नहीं दिया है, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हॉकी लीग 2016-17 किस देश ने जीता है? तो इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ये भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हुआ था और वहाँ पे फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अर्जेंटीना को हराकर 2-1 से हराकर ये खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह हृदय का संबंध रक्त से है उसी तरह फेफड़े का संबंध किससे होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन से। तो हृदय का मुख्य कार्य पूरे शरीर में रक्त को पंप करना और परिसंचरित करना होता है। उसी प्रकार फेफड़े का मुख्य कार्य श्वसन क्रिया के माध्यम से हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करना और उसे रक्त में मिलाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन ए 1876 ईस्वी में। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। यह कांग्रेस की स्थापना से पहले देश का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन था जिसने सिविल सेवा परीक्षा की आयु घटाने के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया था। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी और 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। और घोड़ा जो है यह गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है। बोधि वृक्ष जो है उनके ज्ञान प्राप्ति यानी निर्वाण का प्रतीक है। और व्हील यानी चक्र जो है उनके धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। तो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई अपने पद से इस्तीफा देने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच 20% वार्षिक दर से 4 वर्षों में अंतर 684 है तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो देखिए 1 साल का 20% दिया है तो साधारण ब्याज प्रभावी ब्याज दर प्रभावी का मतलब पूरे 4 साल का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 20 गुने 4 बराबर क्या होगा 80% होगा। ठीक है, उसी तरीके से चक्रवृद्धि प्रभावी ब्याज दर निकालूंगा तो क्या होगा 20%, फिर उसके अगले 20%, फिर उसके अगले 20%, ऐसे करके 4 बार। तो उसका हम फार्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे a + b + ab बाई 100। तो a बराबर दिया है 20, b बराबर दिया है, यहाँ पे हम ab का मान 20, 20, 20 और 20, ये 4 साल का है, हमें निकालना है। तो पहले हम इन दोनों को लेंगे तो 20 + 20 + 20 गुणे 20/100। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 44% हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इन दोनों को हटा के यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 44%। अब इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 44 + 20 + 44 गुणे 20/100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 64 और 4 दूनी 8, 8.8, तो 64 8 72.8% हो गया। यानी कि इसको मिटा के मैं लिख सकता हूँ 72.8%। अब ये a हो गया, ये b हो गया, तो 72.8 + 20 + 72.8 गुणे 20/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये हो गया 92.8 + 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15 के 5 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे इसको 0 रख लीजिए, तो ये हो गया 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 5 2 7 1 8 और 9 1 10, 108.36, सॉरी 108 नहीं, यहाँ पे जो होगा 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 2 दूनी के 4 1 5, 7 दूनी 14, तो 14.56 होगा। फिर 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 4 2 6 1 7, तो 107.36% ब्याज दर हो गया प्रभावी 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दर। अब हम क्या करेंगे, अंतर दिया है 4 वर्षों का 684 रुपये, तो 107.36 माइनस 80 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6 3 7 27, तो 27.36% किसके बराबर दिया है 684 रुपये के। तो 1% किसके बराबर होगा 684/37.36, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 684/37.36 गुणे 100। तो जब आप भाग देंगे तो ये पूरा 25 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 2500 रुपये, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। तो वर्ष 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार में हुए चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह तथा मजहरूल हक भी शामिल थे, और जवाहरलाल नेहरू इस आंदोलन से सीधे तौर पर चंपारण से नहीं जुड़े हुए थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABCD 5 मित्र हैं, A की उम्र B से दुगनी है यानी A बराबर दिया है 2B, C की उम्र B से आधी है, C बराबर दिया है B/2, इसको यहाँ पे लिखते हैं C बराबर B/2, और A की उम्र E की आधी है तो A बराबर दिया है E/2, और C की उम्र D से दोगुनी है यानी कि C बराबर दिया है 2D। तो सबसे छोटा कौन है? तो इसमें क्या करते हैं, B बराबर मान लेते हैं कि 2 वर्ष है, तो A बराबर क्या हो गया 4 हो जाएगा, C बराबर क्या होगा 2/2 1 हो जाएगा, A बराबर क्या होगा E/2, तो E हम निकालेंगे यहाँ से, तो क्या होगा E बराबर हो जाएगा 2A, A का मान है 4 तो 4 दूनी 8 हो गया। C बराबर 2D दिया है तो D बराबर क्या होगा C/2, तो C का मान 1 है तो 1/2 हो जाएगा ये। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है D,
तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसमें जो किया है वो ये है कि 6, 5, 11, 11, 4, 15 और 15 में 1 से गुणा करके लिख दिया है 15। उसी तरीके 7, 6, 13, 13, 8, 21 और 21 में 2 से गुणा करके लिखा है 42। फिर 8, 6, 14, 14, 9, 23 और 23 में 3 से गुणा कर दिया है तो 23 3 69। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 69 हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस्ते कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो दस्ते कबीर मरुस्थल है ईरान में, जिसे महान नमक मरुस्थल भी कहा जाता है। यह ईरान के बिल्कुल बीच में स्थित है। और दस्ते लूट भी ईरान में ही स्थित है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो 30 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 3, 128 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 3, 346 को लिख सकते हैं 7 का क्यूब प्लस 3। तो देखिए ये 3 था, ये 5 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो 9 का क्यूब प्लस 3 यानी कि 9 का क्यूब क्या होता है 729 प्लस 3 732। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। जे का मान होता है 10, एम होता है 13, आर होता है 18। तो इसमें कितना बड़ा है 3, इसमें कितना बड़ा है 5, तो इसमें कितना बढ़ना चाहिए 7। तो 18 7 होगा 25, पर 25 हमें ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसका मतलब है कि ये आमने सामने वाले सेल में रिलेशनशिप है इसका। तो देखिए जेड का हमने क्या कहा था 10 है और आर का 18 है, तो 10 और 18 मिलके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। एम का 13 है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे तो 28 होगा। अगर हम 15 रखें तो 13, 15, 28 होता है। 15 होता है किसका है ओ का, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु की क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 11/9, तो उसके प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। CP/SP दिया है हमें कितना 11/9। इसको हम लिख सकते हैं SP/CP बराबर 9/11। तो हानि कितना होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुने 100। तो 2/11 गुने 100 यानी कि 200/11 यानी कि 11 दूनी 11 एकम 11 बचेगा 9, 11 8 88, इसमें बचेगा 2 0, फिर 11 एकम 11, तो इसमें 2 बचेगा तो 2 का 2 लिख देते हैं इसको। 18.2/11%। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 135 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है। तो ये भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा देश के प्रमुख पारंपरिक बुनकर केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के ईरोड में हैंडलूम मेगा क्लस्टर की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन होगा हमारा ये ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संख्या का चयन करें। तो देखिए 729 जो है ये 9 का क्यूब है, 1728 जो है यह 12 का क्यूब है, 512 जो है वो 8 का क्यूब है। तो इसमें कितना अंतर था 3 का, तो 8 3 कितना होगा 11, तो 11 का क्यूब कितना होगा 1331। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल उपग्रह डिजाइन किया गया है। तो ये महासागरीय संचलन के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। सरल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है SARAL यानी कि सैटेलाइट विथ AR एर्गोस एंड AL एल्टिका। तो सरल SARAL सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें जो 64, 130, 240 को विभाजित करने पर शेष समान रहे। तो जब प्रश्न में कहा जाए कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे विभाजित करने पर शेष समान रहे और शेषफल न दिया हो, तो दी गई संख्याओं के आपसी अंतर का महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। तो यहाँ पे 64 और 130 का अंतर क्या होगा 66, और 130 240 का अंतर क्या होगा 110, और 240 और 64 का अंतर क्या होगा 176। तो हम क्या करेंगे 66, 110 और 176 का HCF निकालेंगे। तो इसका HCF देखिए क्या होगा, तो 66 को क्या लिख सकते हैं 66 को लिख सकते हैं 22 × 3, 110 को लिख सकते हैं 22 × 5 और 176 को लिख सकते हैं 22 × 8, यानी कि HCF हमारा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 22 है, जो 64, 130 और 244 को विभाजित करने पर शेष समान देगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या को चुनना है हमें।
तो देखिए ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। तो यहाँ 7 के स्क्वायर 49 होना चाहिए था, ये 48 दिया है तो हमारा 48 हो जाएगा रॉन्ग, गलत संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? तो देखिए 2 का पावर 1 5 वर्ष में हो रहा है, तो 2 का पावर 3 यानी 8 करना है ना, तो 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो 5 का पावर ये क्या हो जाएगा, सॉरी 5 गुने 3 हो जाएगा, इसमें गुना हो जाता है, तो 5 3 15 वर्ष। दूसरा तरीका आप क्या है, आप सीधा फॉर्मूले से बनाइएगा। 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दोगुनी हो जाती है, इसका मतलब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है धनराशि। तो पहले धनराशि मान लेते हैं, पी था, बढ़ के कितना हो गया, 2p हो गया। तो अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर मूलधन गुने 1 प्लस दर बटे में 100 का पावर n होता है। a बराबर 2p दिया है, ये p, ये 1 प्लस r बाई 100 का पावर 5, n का मान दिया है 5 वर्ष। यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 बराबर 1 प्लस r बाई 100 का पावर 5। आपको चाहिए क्या, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, यानी p थी, p से हमें 8p करना है। तो 8p बराबर क्या होगा, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 का पावर n। p से p कैंसिल, 8 को क्या ले सकते हैं, 2 का पावर 3, 1 प्लस r बाई 100 का पावर n। तो देखिए 2 का मान क्या दिया है हमें, ये दिया है, तो 1 प्लस r बाई 100 का पावर 5, और इस टोटल का पावर क्या है, क्यूब है, तो ये 1 प्लस r बाई 100 का पावर n हो जाएगा। इसको लिखिए 1 प्लस r बाई 100 का पावर 15 बराबर 1 प्लस r बाई 100 का पावर n, यानी n बराबर हमें क्या मिल गया, 15। आप चाहें तो यहाँ से भी सीधा ऐसे क्यूब कर सकते थे, तो ये 8 हो जाता, और ये 8 बराबर 1 प्लस r बाई 100 का पावर 15 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था? तो ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2012 से 17 में जो चली थी, हालांकि बीच में ही इसको बंद कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागुरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो बागुरुम्बा नृत्य असम राज्य में किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। यह नृत्य असम के स्थानीय बोडो जनजाति द्वारा, बोडो जनजाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे आमतौर पर तितली नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि नृत्य के दौरान महिलाओं की पोशाक और थिरकन तितलियों जैसी प्रतीत होती है। यह बिहू त्यौहार के समय भी आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बाकी का अब जम्मू कश्मीर का जो होता है ना, ये याद रखना है, रऊफ, रऊफ या रऊफ, ठीक है। असम के और भी हैं, बिहू, सतरिया, ये सब असम के अन्य नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान 2001 में सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना और 6 से 14 वर्षों के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। इस अभियान को मजबूती देने के लिए इन्होंने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के मौलिक अधिकार में जोड़ दिया था, और अनुच्छेद 21A इसके लिए बनाया गया था, और इसके लिए लोगो जो था, सब पढ़े सब बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिलीन का उपयोग किया जाता है? तो टेरिलीन कपड़ा उद्योग में प्रयोग होता है, गारमेंट के लिए। तो टेरिलीन एक प्रकार का कृत्रिम या सिंथेटिक पॉलिएस्टर रेशा है। यह बहुत मजबूत, लचीला और सिकुड़न मुक्त होता है, जिसके कारण इसका उपयोग गारमेंट, खास करके कपड़ा उद्योग में कपड़े, साड़ियाँ और सूट बनाने में किया जाता है। इसे कपास के साथ मिलाकर टेरिकॉट भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेल की स्थापना कब हुई थी? तो गेल की स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यह मीठे पानी की एक विशाल झील है। यह झील कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में स्थित है, और यह एक प्रसिद्ध रामसर साइट भी है, जहां सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टारफिश। तो स्टारफिश वास्तव में कोई मछली नहीं है, बल्कि यह इकाइनोडर्मेटा संघ का एक अकशेरुकी समुद्री जंतु है, इकाइनोडर्मेटा।
इकाइनोडर्मेटा। इसके शरीर में मछली की तरह रीढ़ की हड्डी या गलफड़े नहीं होते। जबकि टॉर्पीडो, जिसे इलेक्ट्रिक रे भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रे, हिप्पोकैम्पस, जिसे हम समुद्री घोड़ा बोलते हैं, समुद्री घोड़ा जो छोटा छोटा होता है ये, और डॉग फिश, ये क्या है, शार्क का ही एक प्रकार है, शार्क का एक प्रकार है, और शार्क आपको पता ही एक मछली है। तो इस तरीके से ये तीनों ए, सी और डी क्या है, मत्स्य वर्ग में आते हैं, जबकि स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या को चुनना है हमें। तो देखिए इसका अंतर क्या होगा, इसका अंतर होगा 26, इसका अंतर होगा 20, इसका अंतर भी 20, इसका अंतर 14 और इसका अंतर 10। तो यहाँ पे यदि हम नीचे से अंतर देखें तो अंतरों के बीच 4 की कमी होनी चाहिए, यानी 10, 4, 14 हुआ है। यदि 14 की जगह यहाँ पे अगर 18 आ जाता, मान लीजिए यहाँ पे 18 आ जाता और यहाँ पे 22, तो 14, 4, 18, 18, 4, 22, 22, 4, 26 हमारा सही हो जाता। तो क्या हमें 18 और 22 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे 52 के जगह पे हमें 50 रखना होगा। यदि हम 50 रखते हैं तो हमारा देखिए अंतर क्या हो जाएगा, 26 ये हो जाएगा, 22 ये हो जाएगा, यहाँ पे 18, 18, 32, 50 और ये हो जाएगा 14 और 10। तो 10, 4, 14, 14, 4, 18, 18, 4, 22, 22, 4, 26, यानी कि 52 क्या है, गलत संख्या है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। लास्ट क्वेश्चन है कि रक्त का AB समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है क्योंकि। तो देखिए मानव रक्त समूह AB को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है क्योंकि इस रक्त समूह के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, और एंटीबॉडी न होने के कारण यह किसी भी अन्य ब्लड ग्रुप तक आसानी से, अन्य ब्लड ग्रुप का रक्त आसानी से ग्रहण कर सकता है और शरीर में कोई हानिकारक प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसी कारण से हमारा जो है AB सार्वभौमिक प्राप्त करता है। तो हमारा क्या होगा, एंटीबॉडी के कमी के कारण ऐसा होता है। रक्त समूह में जो AB है इसमें दोनों एंटीजन इसमें पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। जबकि O जो रक्त समूह है विशेष करके नेगेटिव, इसको सार्वभौमिक दाता कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता लेकिन दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।